जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका पेपर देखने वाले हैं। जो 2023 में एग्ज़ाम जो रद्द हुआ था ना, जिसका जो वैकेंसी आया हुआ, उसी का 2023 में एग्ज़ाम रद्द हुआ था। आज पहले फर्स्ट शिफ्ट कर लेते हैं, फिर सेकेंड शिफ्ट कर लेंगे। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हम फुल डिटेल PDF आपको हम सारा 20 पेज तक है आपका सारा जो है ना PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि क्लास को शेयर कर दिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए जो एग्जाम रद्द हुआ था 2023 में, वही 100 क्वेश्चन का डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन पूरे देखने वाले हैं। बाकी मैथ रीजनिंग का जो टिक आउट कर देंगे, आप मैथ रीजनिंग बना लीजिएगा, या तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं रो करके, या तो फिर PDF हम भेज देंगे, सारा डिटेल PDF हम भेज देंगे फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का। जैसे जैसे क्लास आएगा वैसे उससे आपका जो है ना PDF सारा टेलीग्राम चैनल पर आपको डाला जाएगा। तो आज हम 2023 के पेपर देखने वाले हैं जो 2023 में एग्जाम हुआ था। इसी आधार पे जो आपको ना, इसी आधार पे मान करके आपको प्रैक्टिस सेट करना है और प्रिवीजन करना है। क्योंकि आप मान लीजिए ना कि 2023 में जो एग्जाम हुआ था, उसी आधार पे जो अगस्त में जब एग्जाम होगा, इसी आधार पे पेपर आएगा, इतना मान लीजिए। और जो भी इस चैनल पे क्लास आता है ना, सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए और हर जगह जो है ना शेयर कीजिए। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा, उतना जितना हमसे होगा ना, उतना हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम बेहतर करें। क्योंकि आप बहुत चैनल से जुड़े हैं ना, लेकिन आप इस चैनल पे जब आए हैं तो आपको हम बेहतर से बेहतर देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, जो रद्द हुआ था, जिसका अभी एग्जाम होने वाला है अगस्त में, उसी का पेपर देखने वाले हैं। आप लोग जो है ना, देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, इसका एग्जाम हुआ था 1/10 2023 को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्टिंग का। ये बेस्ड ऑन मेमोरी है, याद रखिए। इसका इसी आधार पर जो है अगस्त में एग्जाम होगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद करवा देंगे, एक गारंटी लेते हैं। बस आप जो है ना ध्यानपूर्वक अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपको देखना है और क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिए। अगर इसका जो है ना, अगर आप इसका व्यू अगर टारगेट 2000 से ऊपर कर दीजिएगा ना आज, तो हम जो है ना इसके पहले का जो भी PDF बचा हुआ है सारा भी भेज देंगे। और जो मेरा टारगेट है ना, जैसे जो हम अपना टारगेट सेट करके रखे हैं भी, आप इसके लिए आप लोग के लिए जो है ना हमेशा कंटिन्यू जारी रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट नंबर तो नहीं बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलिए आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट में जो है ना आंसर दिया कीजिए, क्योंकि आंसर का जो है ना, आंसर जितना दीजिएगा आपको क्वेश्चन का जो है ना आंसर याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, इसी आधार पे जो है ना आपका एग्जाम अगस्त में होने वाला है। आप बस इसी पेपर को आधार मान करके आप तैयारी कीजिए। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा तो करवा ही रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, बताइए। कह रहा है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, बताइए। एक का आंसर क्या होगा, बताइए। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? 26 मील 385 गज है। 26 मील 385 गज। कह रहा है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, तो 26 मील 385 गज है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इसका डिटेल PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है ना कि उस चैनल पे जो है ना सारा होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है। बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज बिल्कुल निःशुल्क है। जो आप चलाते हैं ना, जो बहुत लोग चलाते हैं पेड बैच में, आपको उससे बेहतर जो है ना एक तरह से आपको होमवर्क सीरीज मिल रहा है। आपको पढ़ना है, आप देखिएगा कि तैयारी किस लेवल पे आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है, बताइए। कह रहा है इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? अफ्रीका महादेश में स्थित है। क्या है? अफ्रीका महादेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है, बताइए। कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है, बताइए कौन है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर CV रमन। क्या है? डॉक्टर CV रमन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को जो है ना विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? एशिया को कहते हैं, याद रखिए। किसको कहते हैं? एशिया को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को जो है ना विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो कपड़ा का है। भारत जो है ना, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, तो बोलेगा, याद रखिएगा, कपड़ा का है। किसका है? तो कपड़ा का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। याद रखिए 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हवाई द्वीप का। किसका है? हवाई द्वीप का। अब कुछ जो है ना याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। प्राचीन नाम है
याद रखिएगा ना कि अगर यहाँ पे बात करें निमीडिया कहाँ है तो अल्जीरिया का है, कॉन्टिनेंटोपल कहाँ है इस्तांबुल का है, अब्सीनिया बोलेगा इथोपिया का है, मेसोपोटामिया बोलेगा तो इराक का है, फारस बोलेगा तो ईरान का आधुनिक नाम है। ये सब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में 6 कर रहा था ना कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम जो है ना सैंडविच द्वीप है, तो हवाई द्वीप का है। किसका? हवाई द्वीप का है। अगर निमीडिया का बात करेगा तो अल्जीरिया का। प्राचीन नाम इधर प्राचीन नाम दिया हुआ, हम जो बोल रहे हैं इधर आधुनिक नाम है। तो निमीडिया प्राचीन का नाम बोले, आधुनिक नाम क्या है तो अल्जीरिया है। अगर कॉन्टिनोपोल बोलेगा तो इस्तांबुल है, अब्सीनिया का इथोपिया है, मेसोपोटामिया का इराक है, फारस का ईरान है। जहरे का जो प्राचीन नाम था ना, अब ये आधुनिक नाम क्या है जहरे का तो कांगो है। कैथी का उत्तरी चीन, मांगे का दक्षिणी चीन, उत्तर रोडेशिया का जाम्बिया, दक्षिण रोडेशिया का जिम्बाब्वे, फार्मोसा का ताइवान, गौल का फ्रांस, बर्मा का म्यांमार और सिलोन का श्रीलंका है। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था ना वो सिलोन था, और हॉलैंड का बोलेगा प्राचीन नाम क्या था, नीदरलैंड था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बाकी तो पीडीएफ हम डिटेल पीडीएफ भेज ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि पहले युग्म परक के आधार पे युग्म परक चिन्ह का स्थान विकल्प। इस तो मैथ का क्वेश्चन है, इसका टिक कर दे रहे हैं। देखिए इसमें इसका जो है ना 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 8 का आप लोग मैथ बना लीजिए। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 9 में बोल रहा है, इसमें भी मैथ का क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका रीजनिंग का 9 का आंसर टिक कर दे। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। आप लोग बना लीजिएगा। आगे है ये भी देखिए बोल रहा है, इसमें मैथ का क्वेश्चन है, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब इसमें मिलान करना है, मिलान करने बोल रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया हुआ है। इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 3 4 2 5 3 4 2 5 होगा। यानी कि उते हुई भूमि किसको बोलते हैं? उते भूमि जो है ना जापान को कहा जाता है। उते हुई भूमि को जापान को बोलते हैं। किसको? जापान को। और याद रखिएगा मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसको बोलते हैं? याद रखिएगा नॉर्वे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नॉर्वे को। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसको बोलते हैं? नॉर्वे को बोलते हैं। नेक्स्ट है हजार झीलों की भूमि किसको बोलते हैं? तो हजार झीलों की भूमि बोलेगा किसको बोलते हैं? याद रखिए हजार झीलों की भूमि, इसका याद रखिएगा इसका जो आंसर था ना 3 4 2 5 था, 3 4 2 5। तो हजार झीलों की भूमि में बोलेगा तो किसको बोलते हैं? तो फिनलैंड को बोलते हैं। किसको? फिनलैंड को बोलते हैं। अब बद्र की भूमि बोलेगा तो किसको बोलते हैं? भूटान को। किसको बोलते हैं? भूटान को। देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन में इधर 4 ऑप्शन दिया था, लेकिन 5 ऑप्शन सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, इसलिए याद रखिए, बहुत जरूरी है। कह रहा है उते सूर्य की भूमि किसको? जापान को कहते हैं। अगर एक दो आंसर आपको निकल जाएगा तो आप पता है आप जो ऑप्शन ना मिला लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो उगते हुए भूमि का बोलेगा जापान को बोलते हैं। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि बोलेगा किसको बोलते हैं? नॉर्वे को बोलते हैं। हजार झीलों की भूमि किसको बोलते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। अब वज्र की भूमि बोलेगा तो भूटान को बोलते हैं। ये सब याद रखिएगा। आगे आए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, बताइए। भारत का जो संविधान है भारत को कैसे वर्णित करता है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ जैसे। राज्यों का संघ जैसे भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ जैसे। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जून 2005 को लागू किया गया था। कब किया गया? 15 जून 2005 को। तो कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 15 जून 2005 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कहाँ से नियुक्त होते हैं, बताइए। किसके सदस्य होते हैं या नियुक्त होते हैं? आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर जो होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया, बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम एन रॉय ने दिया। किसने दिया? एम एन रॉय ने दिया। तो कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया? एम एन रॉय ने दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है, बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 का ए में। क्या है? भाग 4 का ए में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों को अधिक्षण की शक्तियां देता है, बताइए। कह रहा है कि संविधान की किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्तियां देता है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद क्या है? 227 है। क्या अनुच्छेद 227 है?
अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 19 पे कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है, बताइए। कह रहा है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्थानीय सरकार के अवगुण है, क्या है, बताइए। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। क्या उपयुक्त सभी, कह रहा है कि ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं और कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है और स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। ये तीनों कथन क्या है, सही है स्थानीय सरकार के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन की समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का। कह रहा है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, ए होगा। क्या होगा, ए, मांग जन्य मुद्रास्फीति। क्या है, मांग जन्य मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान ये नहीं है, लेकिन माल का निर्यात और आयात है और सेवाओं का निर्यात और आयात है और आय प्राप्तियां और भुगतान है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, तो पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान नहीं है, लेकिन माल का निर्यात और आयात है, सेवाओं का निर्यात आयात है और आय प्राप्तियां और भुगतान है, लेकिन पूंजीगत का प्राप्तियां और भुगतान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां क्या होता है, बताइए। कह रहा है व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां क्या होता है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। तो कह रहा है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां क्या होता है, तो वस्तुओं का निर्यात और उसके आयात से क्या होता है, तो कम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन सा निर्धारित करता है, बताइए। कह रहा है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन सा निर्धारित करता है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। क्या होगा, आरबीआई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि क्वेश्चन 25 कह रहा है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन सा बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है, बताइए। कह रहा है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, वाणिज्य बैंक। क्या है, वाणिज्य बैंक। आप लोग को जो है ना इस जो अभी क्लास कर रहे हैं इसका पीडीएफ हम शाम तक आपको डाल देंगे, सारा पीडीएफ स्कैन करके पूरा फुल डिटेल के साथ डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग जुड़ जाइएगा और भाई क्लास को जितना है ना आप लोग शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा जो है ना शेयर कीजिए उतना ज़्यादा हमको खुशी मिलता है। तो आप लोग जो है ना शाम तक खैर इसका क्लास का व्यू रहना चाहिए और बाकी जितना ज़्यादा हो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, बताइए। कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो यार के 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, सुकुमार सेन। क्या है, सुकुमार सेन। याद रखिए भारत के कौन थे, तो भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। याद रखिएगा भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बोलेगा देख रेख में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951 में हुआ था। याद रखिएगा। अब भारत के प्रथम महिला अगर बोलेगा कि एकमात्र भी मुख्य चुनाव आयुक्त बोलेगा तो कौन थे, तो श्रीमती BS रमा देवी थी। महिला बोलेगा तो श्रीमती BS रमा देवी थी। अब भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलेगा तो बाईएस कुरैशी थे। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधार दर कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार दर कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, बताइए। कह रहा है कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात आयात बैंक को। निर्यात आयात बैंक को नहीं करता लेकिन अनुसूचित वाणिज्य बैंक को करता है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को करता है और आज भूमि विकास बैंक को करता है। याद रखिएगा।
तो यार नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म का बात करें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था ना 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। और यहाँ पे एक्जिम बैंक का स्थापना का बात करें तो 1982 में हुआ था स्थापना। एक्जिम बैंक का कब हुआ था? 1982 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 पे आइए, कह रहा है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? बताइए, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब आयात निर्यात से क्या हो? अधिक होता हो। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से क्या है? अधिक होता है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों का एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। कह रहा है कि सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे? इसका तो मैथ का जो क्वेश्चन है ना, 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी होगा। क्या होगा? सी, 81। आगे भी टिक कर दे रहे हैं। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 31 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 का बोलेगा तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 का बोलेगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप लोग मैथ रीनिंग बना लीजिएगा। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 का बी। 34 का बोलेगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 34 का बी। 35 का बोले तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 का बी। 36 का बात करें, 36 का राइट आंसर क्या होगा? 36 का तो ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। 36 का सी होगा। अगर 37 का बात करें, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 37 का सी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। क्वेश्चन 39 का बात करें, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन 39 का ए होगा। अब आइए जीके क्वेश्चन है, कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोबाइल फोन चार्जर होता है। बताइए, एक मोबाइल फोन चार्जर होता है किसका? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। क्या होगा? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट कह रहा है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है। कह रहा है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेतक होता है? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ए, आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। तो कह रहा है वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेतक होता है? तो आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि इसमें साइंस का भी क्वेश्चन जो था ना टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए साइंस का जो है ना हम लोग क्लास लाएंगे। अब कल ही हम लोग आपसे वोटिंग करवाए थे कि साइंस का क्लास, क्योंकि साइंस का बिहार में 30 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए साइंस का आपका डेली क्लास आएगा, एक स्पेशल क्लास आएगा साइंस का। कह रहा है क्वेश्चन 42 कह रहा है कि एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध का पता करें। बताइए। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी, 25 ओम। क्या होगा? 25 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कह रहा है कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। बताइए, किस में जुड़े होते हैं? एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर में। क्या होगा? समांतर श्रेणी में होता है, समांतर क्रम में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो वस्तु का विस्थापन होता है। क्या? बताइए। कह रहा है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होता है। क्या है? शून्य होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप में धरती की ओर गिरता है। धरती से टकराने से में लगने वाला समय क्या होगा? कह रहा है एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। धरती से टकराने में लगने वाला समय क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.8 सेकेंड। क्या होगा? 1.8 सेकेंड। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? बताइए, किसकी स्थापना जो है गोपाल सिंह गोखले ने किया था? बताइए। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? भारतीय समाज सेवक का स्थापना किसने किया था? तो गोपाल सिंह गोखले ने किया था, याद रखिएगा। और कब किए थे? 1905 में किए थे। कब किए थे? 1905 में, याद रखिए 1905 में किए थे। तो याद रखिएगा गोपाल सिंह गोखले जो है 1905 में पूना में भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 47 पे कह रहा है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? बताइए। कह रहा है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते
उक्ति कहाँ से ली गई है बताइए, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी होगा। क्या होगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था बताइए, कौन सा नारा जो है ना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और तुम मुझे खून दो, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ही ने कहा था, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे एक कह रहा है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था बताइए। कह रहा है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 776 ईस्वी में पूर्व में किया गया था, 776 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था बताइए कहाँ, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था, याद रखिएगा। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे बताइए, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन थे। कौन थे, उदयन। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, उदयन। और उदयन जो था ना हर्यक वंश का शासक था, किसका था, हर्यक वंश का शासक था। लेकिन अगर बोलेगा इसका राजधानी पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था, इसका पूछेगा कि पाटलिपुत्र जो है ना राजधानी, और उदयन ने ही जो है ना राजधानी राजगिरी के स्थान पे स्थापना ना पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया था। उदयन जो था इन्होंने ही राजगिरी की स्थापना पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। आप पाटलिपुत्र को इससे पूर्व नाम था ना कुसुमपुर और पुसमपुर था, याद रखिएगा। और शिशुनाग ने, और आगे कह रहा है कि शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पे वैशाली को राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था ना कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, तो उदयन थे। कौन थे, उदयन, याद रखिए उदयन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे बताइए कौन। कह रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, सीलभद्र। क्या होगा, सीलभद्र। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 54 है, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। कह रहा है फ्रेज दिया हुआ है कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, वन हु वॉक्स इन स्लीप का क्या होगा। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, सोमना ब्लिस्ट होगा। क्या है, सोमना ब्लिस्ट। इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे है क्वेश्चन 55 का रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड जो है दिया हुआ है। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे कोइंसिडेंस दिया हुआ है, कोइंसिडेंस का क्या होगा। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, चांस होगा, याद रखिए क्या होगा, चांस होगा। कोइंसिडेंस मतलब क्या होता है, संयोग या इत्तेफाक होता है, ठीक है। इसका क्या होगा, तो चांस होगा। आगे क्वेश्चन 56 पे आए कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइटम हैविंग ए सॉफ्ट स्पोर्ट फॉर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइटम हैविंग ए सॉफ्ट स्पोर्ट फॉर। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीइंग फॉन्ड ऑफ, बीइंग फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है कि वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट्स इनटू द ब्लैंक्स द फ्लोइंग सेंटेंसेस। कह रहा है कि राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू, क्या होगा। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉल ऑफ। क्या होगा, फॉल ऑफ। तो रिप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू फॉल ऑफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कह रहा है कि डिसीव, डिसीव का क्या होगा, डिसीव का। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, सपोर्ट। क्या होगा, सपोर्ट। डिसीव का क्या होगा, सपोर्ट। डिसीव न तो होता है धोखा या विश्वासघात करना, याद रखिएगा। यहाँ पे सपोर्ट क्या होगा, साथ देना या सहायता करना, ठीक है, इसलिए सपोर्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। कह रहा है कि स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर फिल इन द ब्लैंक्स ईट। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर डैश ईट। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्ट हैव डन। तो स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर मस्ट हैव डन ईट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए नोई बर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स। कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड होगा। यहाँ पे ना वन वर्ड होगा, नो नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे गलत लिखा, वन वर्ड होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो कह रहा है ए पर्सन हु हेल्प्स
विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वॉलंटियर। वॉलंटियर होगा, क्या होगा, वॉलंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पे कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंसेस। फिलिंग द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंसेस। तो 61 का राइट आंसर होगा, इसमें जो भरना है, फिल करना है, कह रहा है वन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज, क्या भराएगा, वन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज, क्या होगा। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रन डाउन, क्या होगा, रन डाउन। तो कह रहा है वन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज रन डाउन, क्या होगा, रन डाउन। आगे क्वेश्चन आइए 62 पे। 62 में दिया हुआ है, इसमें हिंदी का है क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन अलवार महिला संत, नहीं सॉरी, यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इनमें से कौन अलवार महिला संत है, बताइए। इनमें जो है ना कौन अलवार महिला संत है, बताइए क्या होगा। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाल है, क्या है, अंडाल। अंडाल जो है ना अलवार महिला संत है। नेक्स्ट है, इसमें भी देखिए हिंदी क्वेश्चन कर रहा है कि वाक्य में शुद्धि भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य में जो है ना ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया, इसमें कौन अशुद्धि है, मतलब त्रुटिपूर्ण भाग है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी। दुख और क्षोभ हुए, ये गलत है। इसमें याद रखिएगा ना कि 63 का राइट आंसर होगा, इसमें सी होगा। इसमें क्या है कि सी में त्रुटि, शुद्ध वाक्य होगा, उसकी खराब स्थिति देखकर मुझे दुख हुआ, उसे खराब स्थिति देखकर क्या हुआ, उसे मुझे दुख हुआ, यहाँ पे ये होगा। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 पे कह रहा है कि जो सब कुछ जानता है वह क्या होगा, बताइए क्या कहलाएगा। जो सब कुछ जानता है वह क्या कहलाएगा। आज ही हम क्वेश्चन जो है ना यूथ का पब्लिकेशन का प्रैक्टिस करवा रहे थे, 11 नंबर उसमें क्वेश्चन ही दिया हुआ था कि जो सब कुछ जानता है हुआ है। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ होगा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों को क्रम में लिखिए, बताइए। इसको क्रम में लिखना है कि कौन सा क्रम पहले आएगा। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ए। 2 4 3 1, क्या होगा, 2 4 3 1। पहले क्या होगा, तो एक जो है ना, एक पहले क्या होगा, एक कौवा प्यास लगी, क्या होगा, पहले एक कौवा को प्यास लगी, ठीक है, पहले ये 2 नंबर। उसके बाद क्या होगा, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, क्या होगा, बगीचे में, सॉरी यहाँ पे क्या है, सॉरी पहले 2 है ना, फिर सही तो है। पहले एक कौवा को प्यास लगा, पहले प्यास लगा तभी तो जो है ना, तो बगीचे में उसने जो है ना एक घड़ा देखा। उसके बाद क्या होगा, 3 नंबर, घड़े में पानी बहुत नीचे था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1 नंबर, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। ये सही, ये कथन जो है ना सही है, क्योंकि इसको अरेंज वाइज सजाना है ना। तो पहले बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, पहले एक कौवा को प्यास लगेगा, पहले प्यास लगेगा, क्या होगा, इधर उधर जाएगा। तो बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, उसके बाद क्या होगा, घड़े में पानी बहुत नीचे था। उसके बाद क्या हुआ, कौवा क्या किया, कौवा ने घड़े में कंकड़ डालने लगा। ये लोग पहले दूसरे तीसरे में जो है ना पढ़े होंगे आप, ये हिंदी में दिया हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, बताइए। इसमें समानार्थी शब्द का चयन करना है, नियति का क्या होगा, बताइए, नियति का क्या होगा। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग्य है, क्या है, भाग्य होगा, क्या होगा, भाग्य होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 पे ये कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे, बताइए। इसमें कह रहा है कि खाली स्थान को पूर्ति करे। कह रहा है कि देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा है। निष्ठा क्या है, बताइए। कह रहा है देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, डी होगा, क्या होगा, डी। अनुकरणीय है, क्या, अनुकरणीय। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है, क्या, अनुकरणीय। यहाँ पे नया सजाना था। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 68, कह रहा है कि असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इसमें असंगत कौन सा है। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नख जो है ना संगत है। इसमें जो है ना कह रहा है कि नख बेमेल शब्द है, लेकिन पाव, नेत्र तथा हस्त ये सभी मानव के सक्रिय अंग है। पाव, नेत्र और हस्त ये सब क्या है, मानव के सक्रिय अंग है, जबकि नख की जो है निष्क्रिय अंग है, याद रखिएगा। आगे है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। इसमें ए में दिया हुआ कि सह शिक्षा वाली कक्षा में यदि पुरुष पढ़ाता है, ए में दिया हुआ है। बी में है तो वह लड़कियां की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा। सी में क्या है कि और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय जो है ना नहीं कर सकेगी। और डी में कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है। बताइए इसमें क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, कौन वाक्य में जो है त्रुटिपूर्ण भाग है, बताइए। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी। और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, ये इसमें जो है ना त्रुटिपूर्ण है, याद रखिएगा। स्त्री तथा अध्यापिका का प्रयोग एक साथ करना गलत है, ठीक है ना, इसलिए गलत है। स्त्री और अध्यापिका का प्रयोग करना एक साथ क्या है, गलत है, इसलिए ये जो है ना त्रुटिपूर्ण गलत है। बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना कर लेंगे ना तो पूरा दम जो है 2 घंटा का क्लास चल जाएगा। आगे क्वेश्चन 70 का रहा है कि किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, बताइए। कह रहा है कि किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है।
तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है नामदेव, क्या है नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 का रहा है कि प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितना, प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16%, क्या होगा 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 का रहा है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है, बताइए मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा है। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना कितना कहाँ से लाया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। इसी आधार पे जो है ना आप लोग तैयारी इसको मान करके तैयारी कीजिए कि मेरा एग्जाम जो अगस्त में होगा ना इसी आधार पे क्वेश्चन आएगा। और इस बुक को जो है ना करवाएंगे, पूरा खत्म करवाएंगे, पूरा एकदम जो है डेली अब एक क्लास आएगा आप लोग का। पहले भी जो है ना पहले फर्स्ट शिफ्ट करवाते हैं, फिर सेकंड शिफ्ट करवा देंगे, फिर बाकी जो 6 शिफ्ट हुआ उसके बाद लगातार रेगुलर सेट आते रहेगा। जितना मेरे पास बुक है ना नया नया मार्केट में जितना बुक आएगा आपको सारा करवाया जाएगा, याद रखिए। और सबका PDF हम जरूर देंगे। लेकिन बस बात यही है ना कि सपोर्ट कीजिए, हर जगह क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितना सपोर्ट कीजिए उतना ज़्यादा हम मेहनत करने की कोशिश करेंगे। आगे 72 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा है, तो याद रखिए डी होगा, पुरानी दुनिया के बंदर। क्या होगा, पुरानी दुनिया के बंदर है। आगे क्वेश्चन आ रही है 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है, बताइए किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। क्या है, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इनमें से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, बताइए इसमें जो है ना कौन मच्छर जनित रोग नहीं है। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी होगा, नींद की बीमारी। ये जो है ना मच्छर जनित रोग नहीं है, लेकिन डेंगू बुखार जो मच्छर जनित रोग है, मलेरिया मच्छर जनित रोग है, फाइलेरिया जो मच्छर जनित रोग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। क्या, पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाथों की हथेली। क्या है, हाथों की हथेली। तो पसीने की ग्रंथियां हाथों की हथेली की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, बताइए करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल वॉल। क्या होगा, सेल वॉल, याद रखिए क्या होगा, सेल वॉल। नेक्स्ट कह रहा है कि जिन ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आयोसोडायमेटिक होती है, जिसमें अंतः कोशिकाएं स्थान होती है, उसे क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है, जिसमें अंतः कोशिकीय स्थान होती है, उसे कहा जाता है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरेनकाइमा। क्या होगा, पैरेनकाइमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 का रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, बताइए इसमें सही कथन कौन सा है। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है सी, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। क्लोरोप्लास्ट जो है ना केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अणु या अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 होगा, फ्लोरीन का। क्या होगा, केवल फ्लोरीन का। नेक्स्ट कह रहा है कि यूटी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौगोलिक मात्रा की प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है, बताइए। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है बी, यम होगा। क्या होगा, यम। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमक का घोल है। क्या है, नमक का घोल है। नेक्स्ट कर रहा है 82 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, बताइए कौन सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, क्या, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, इसके बारे में बोल रहा है कौन सही है इस ऑप्शन में, बताइए क्या होगा। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलयोजन को दूसरा हाइड्रेट बनाता है। क्या करता है, जलयोजन को दूसरा हाइड्रेट बनाता है, ये सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। तो कहा कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, जलयोजन को दूसरा हाइड्रेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का रहा है कि निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में करते हैं, बताइए किसका उपयोग जो है ना परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में करते हैं। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। क्या होगा, ग्रेफाइट, पानी, भारी पानी, पैराफिन, ये सभी का प्रयोग जो है परमाणु रिएक्टरों में करते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में करते हैं। ग्रेफाइट, पैराफिन और भारी पानी का प्रयोग जो है परमाणु रिएक्टरों में करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है। इससे समीकरण दिया हुआ है, इसका बोल रहा है कि ऑक्सीकरण एजेंट क्या है। तो याद रखिए 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, H+AQ। क्या है, ए, सॉरी ए है ना, 84 का ए होगा। क्या होगा, HASO2AQ। इसका जो है ना समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट है, याद रखिए। इस समीकरण में जो ऑक्सीकरण एजेंट क्या है, HASO2AQ, ए है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन एक उपधातु है, तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सोडियम जो है ना एक उपधातु है, लेकिन ये सब क्या है, लोहा, तांबा, आर्सेनिक क्या है, एक धातु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 86 नंबर पे आइए। सॉरी 85 है ना, देखिए सॉरी गलती हो गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, देखिए फिर से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, कौन है एक उपधातु बारे में कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्सेनिक जो है एक उपधातु है। क्या आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। आवर्त सारणी में जो है ना कुल 7 उपधातु होते हैं। कितने उपधातु होते हैं, कुल 7 उपधातु होते हैं। कौन कौन होता है, याद रख लीजिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम तथा पोलोनियम होता है। ये सभी क्या है, उपधातु है। आवर्त सारणी में पहला उपधातु बोरोन है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 84 होता है। आवर्त सारणी में बोरोन 13वां, आवर्त में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम 14वां है, आवर्त में आर्सेनिक तथा एंटीमनी 15वां है, आवर्त में और टेलुरियम तथा पोलोनियम कितना है, 16वां आवर्त में अवस्थित है। तो कह रहा है कि इनमें से उपधातु कौन सा है, तो आर्सेनिक उपधातु, लेकिन सोडियम, तांबा और लोहा क्या है, सब धातु है। और टोटल उपधातु की संख्या कितने आवर्त सारणी में, तो 7 है। कौन कौन है, याद रखिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम तथा पोलोनियम, ये सभी क्या है, उपधातु है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 86 पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित चयन का चयन करें। इसमें कह रहा है कि नोबिलिटी, ओल्डनेस, इसमें न्यूनेस में क्या होगा, तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एंटीक्यूटी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए रीजनिंग क्वेश्चन, 87 नंबर रीजनिंग क्वेश्चन है। देखिए 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 87 का। 88 का बोलेगा, 88 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 88 का बी होगा। 88 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 88 का ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें कितने त्रिभुज था, 19 था। 89 का बोलेगा तो 89 का कितने हैं, एक त्रिभुज का क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए त्रिभुज का क्वेश्चन जो है ना आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। 89 का बोलेगा तो क्या होगा, 89 का बोलेगा तो ए होगा। 89 का ए, जिससे पार्लियामेंट का संबंध जो है ग्रेट ब्रिटेन से है ना, और उसी कांग्रेस का संबंध किससे है, तो यूएसए से है। याद रखिए, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस का बोले यूएसए से है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। जिस प्रकार पार्लियामेंट संसद का ग्रेट ब्रिटेन है, इस संसद का नाम है होता है, उसी प्रकार कांग्रेस जो है ना यूएसए, संसद अमेरिका संसद का नाम होता है, याद रखिएगा। आगे 90 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब किया गया था, 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 कह रहा है कि भारत सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने % वृद्धि की घोषणा की है, बताइए। कह रहा है कि सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने % वृद्धि की है, तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 66%। क्या होगा, 66%। अब आइए क्वेश्चन 92 पे आइए। क्वेश्चन 92 कह रहा है कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है, बताइए। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला समान बचत प्रमाण पत्र। महिला समान बचत प्रमाण पत्र है। नेक्स्ट है 93, कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, बताइए। कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो जीपीटी है। क्या है, रेडियो जीपीटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, बी होगा। अर्जुन पुरस्कार। क्या है, अर्जुन पुरस्कार, याद रखिएगा। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में शुरुआत हुआ था अर्जुन पुरस्कार का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि 95 कह रहा है कि किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया शुरुआत हुई थी, बताइए। किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, 1936 के बर्लिन में हुआ था, 1936 के बर्लिन में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि LIC के नए ग्राहकों एजेंटों के मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। LIC ने नए ग्राहकों एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंदा। क्या है, आनंदा। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रावत परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। रावत परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट आइए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। 97 का बोलेगा ना, क्या था क्वेश्चन कि रावत परमाणु भाटा संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है। काकरापाला बोलेगा तो गुजरात में है, और गोगर जो है और रावत भाटा बोलेगा राजस्थान में है,
और अगर है कुंडलकुलम बोलेगा तमिलनाडु में है, कलपक्कम बोलेगा तमिलनाडु में है, और जैतपुर बोलेगा तो महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र में। ये सभी याद रखिएगा। आगे 98 का नंबर कह रहा है कि रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, बताइए। कह रहा है कि रेड फ्लैग भारत और किस देश के बीच जो है ना एक संयुक्त अभ्यास है का नाम है। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए का है। क्या? यूएसए। भारत यूएसए के बीच जो है ना रेड फ्लैग अभ्यास है, याद रखिएगा, होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि रेड अभ्यास का नाम, जो ये क्वेश्चन तो हो सकता है दे दे, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बोलते हैं बार बार कि करंट अफेयर्स ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जो आप लोग को फायदा हुआ, क्योंकि करंट का जो है ना आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। याद रखिए इसमें जो है ना बोंगो सागर बोलेगा भारत बांग्लादेश के बीच होता है, गरुड़ बोलेगा भारत फ्रांस के बीच होता है, इंद्र बोलेगा तो भारत और रूस के बीच होता है, और पासिक्स बोलेगा तो रूसी नेवी भारत नेवी के बीच होता है, शाहीन बोलेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, पासिक्स बोलेगा तो भारत वियतनाम के बीच होता है, और स्काइरोस बोलेगा तो भारत फ्रांस के बीच होता है, और जिमेक्स बोलेगा तो भारत जापान के बीच होता है, सूर्य किरण बोलेगा तो भारत नेपाल के बीच होता है, वरुण बोलेगा तो भारत फ्रांस के बीच होता है, सिम्बेक्स बोलेगा तो सिंगापुर भारत के बीच होता है। ये सभी अभ्यास है। कोकन बोलेगा तो भारत ब्रिटेन के बीच होता है, और गरुड़ शक्ति बोलेगा तो भारत इंडोनेशिया के बीच होता है, और मित्र शक्ति बोलेगा तो भारत श्रीलंका के बीच होता है, अब मैत्री बोलेगा तो भारत और मित्र बोलेगा तो भारत श्रीलंका, लेकिन मैत्री बोलेगा तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है, कोप बोलेगा तो भारत अमेरिका के बीच होता है, स्तनप्रीति बोलेगा तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 40 से 50 किलोग्राम वर्ग में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, बताइए। कह रहा है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 40 से 50 किलोग्राम वर्ग में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का स्वर्ण पदक जीता है। तो 99 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, निखत जरीन। कौन है? निखत जरीन। क्वेश्चन नंबर है लास्ट पे, कह रहा है कि 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया, बताइए। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया? याद रखिएगा 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजी ल्यूमेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूमेनहॉक ने किया था। याद रखिए 1670 में सबसे पहले एंटनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने जब अपने आवर्धक लेंस से तालाब के पानी में देखा तो उसने कई बैक्टीरिया को देखे, 1670 में खोजा था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया? एवी अलेक्जेंडर ल्यूमेनहॉक ने किया था, एंटनी ल्यूमेनहॉक ने किया था। तो ये सेट नंबर था 2023 में जो एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम रद्द हुआ था ना, जिसका भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसी का पेपर था 2023 में जो रद्द हुआ था। तो इसको अच्छे से जो है ना पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, बार बार एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा। बाकी इसका डिटेल पीडीएफ हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। भाई क्लास को जितना हो ना हर जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना आप लोग सपोर्ट कीजिए उतना ज़्यादा ना हम मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए यहीं तरह रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।